नमस्कार, मैं संजीव कंडवाल हूं और आज मैं एक फील गुड स्टोरी के साथ आपके बीच में आया हुआ हूं। उस फील गुड स्टोरी का जो फेस है, जो चेहरा है, वो सपना राणा है। सपना टिहरी की एक बिटिया है जिसने कि नर्सिंग में डिप्लोमा किया है और अब सपना जर्मनी जाने के लिए तैयार है। उसके पास जर्मनी से एक ऑफ़र लेटर आया है और ऑफ़र लेटर में जो सैलरी का ऑफ़र है, जो पैकेज है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो है करीब करीब 40 लाख सालाना। इतना बड़ा पैकेज तो जनरली हमने आईआईटी आईआईएम से सुना था। देहरादून में जो बड़े बड़े जो या मतलब आसपास के जो बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, बीटेक वाले हैं, वहाँ भी इतना बड़ा सैलरी पैकेज जनरली नहीं मिलता है। सपना को लेकिन वो सैलरी पैकेज मिला है। इसलिए आज मैंने कहा है कि एक फील गुड स्टोरी के साथ में आया हूँ। सपने से पूछेंगे कि ये सब कैसे हुआ है। पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि सपना का जो चयन हुआ है वो मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना, ये उत्तराखंड सरकार की जो स्किल डेवलपमेंट विभाग है उसकी एक योजना है, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना। जैसे कि इसके नाम में ही है कि ये स्किल के जरिए उत्तराखंड के बच्चों को विदेश में रोजगार देने के लिए ट्रेंड करती है। और इसी योजना के तहत सपना ने, उसके पास नर्सिंग का डिप्लोमा पहले से ही था, उसने जर्मन जो लैंग्वेज है उसमें महारत हासिल की और अब उसके बाद सरकार के प्रयासों से सपना का चयन जर्मनी में हुआ है। मैं इस बारे में सपना से पूरी बातचीत करूंगा कि उनकी यात्रा कैसे रही और आगे उनके क्या क्या सपने, इस पर मैं बात करूंगा। सपना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? थैंक यू सर मैं बहुत बढ़िया हूँ। चलिए, आज आपकी मुलाकात हुई है सीएम साहब से, धामी जी से, मेरे ख्याल से। यस सर। चलिए ठीक, वेरी गुड। पहले तो आपको बधाई कि आपका सिलेक्शन हुआ है जर्मनी के लिए। तो सपना, हम बातचीत शुरू करते हैं। मुझे अपना बैकग्राउंड बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई है, स्कूलिंग से लेकर, और फिर उसके बाद आपने जो अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो कहाँ से हासिल की। नमस्कार, मेरा नाम सपना राणा है। मैं 26 साल की हूँ और मैं टिहरी गढ़वाल से बिलोंग करती हूँ और टिहरी गढ़वाल के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ जिसका नाम ठेला नैलचामी है। और मैं, हाँ जी, और मैंने अपना जो स्टडीज़ हैं, जो मैंने अपना हाई स्कूल है और जो मैंने अपने इंटरमीडिएट है, वो दोनों के दोनों जवाहर नवोदय विद्यालय पौखाल टिहरी गढ़वाल से कंप्लीट किया है। और उसके बाद मैंने गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है देहरादून में, स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, वहाँ से मैंने अपना डिप्लोमा और बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है वो दोनों कंप्लीट करी है। ठीक है, तो ये पटेल नगर में ये जो चंदन नगर में जो है हाँ जी सर। नर्सिंग कॉलेज। अच्छा, हाँ जी। चलिए ठीक है। और उसके बाद अच्छा सपना, फैमिली के बारे में बताया कि परिवार में कौन कौन है, कहाँ रहते हैं, थोड़ा सा हम वो भी जानना चाहते हैं। सर फैमिली में हम केवल 3 लोग हैं। मेरे माता पिता हैं और मैं हूँ। जो मेरे पिताजी हैं वो कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते हैं, वो अभी हल्द्वानी में है, मतलब प्राइवेट जॉब है। और मेरी मदर हाउस वाइफ है और हम यहाँ रेंटेड रूम में देहरादून गढ़ी कैंट में रहते हैं। गढ़ी कैंट में रहते हैं, ठीक है। तो अब आपने जो है नर्सिंग कर लिया था, तो जब आप नर्सिंग कर रही थी तो आपने क्या सोच के, मतलब एक ड्रीम होता है ना कि मैं ये कर रहा हूँ तो मेरे लिए ये कर रही हूँ तो मैं ये रोजगार पाऊंगी। आपके जब आप नर्सिंग कर रही थी तो उस समय आपके क्या ड्रीम थे मैक्सिमम अपने करियर में बनने के? सर बेसिकली जब मैंने 12th पास किया था तो हर किसी का ड्रीम होता है कि पहले वो एमबीबीएस के लिए ट्राई करे, लेकिन फाइनेंशियल सिचुएशन घर की अच्छी नहीं थी, तो इस वजह से नर्सिंग के लिए मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया। मैंने नर्सिंग ज्वाइन किया। थ्रू आउट नर्सिंग मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चला कि एज अ नर्स मैं क्या-क्या काम कर सकती हूँ। मैं एज अ प्राइवेट जॉब नर्स काम कर सकती हूँ, गवर्नमेंट जॉब है जैसे एम्स वगैरह, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के साथ कर सकती हूँ, या अगर मुझे थोड़ा अपने गाँव के साइड काम करना है तो एज अ सीएचओ, हेल्थ ऑफिसर की तरह मैं काम कर सकती हूँ। यस, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। और एक जो नई अपॉर्चुनिटी है वो है एज अ ओवरसीज नर्स, इंटरनेशनली दूसरे देश में जाके काम करना। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे और बहुत ज़्यादा मनी की आवश्यकता होती है, फंडिंग की आवश्यकता होती है जिसके लिए। खासकर जब विदेश में मतलब हम सोचते हैं तो फिर तो वो अलग तरह का चैलेंज है, मतलब कि उसमें एक तो स्किल डेवलप करनी है आपको वहाँ की हिसाब से, वहाँ की लैंग्वेज से लेकर वहाँ के जो बेसिक, जो वहाँ के उस प्रोफेशन की डिमांड से वो स्किल डेवलप करनी है।
पैसा बहुत इन्वॉल्व है, और सबसे बड़ा एक चैलेंज इसमें सपना ये भी तो होता है मेरे ख्याल से कि ठगी हो जाती है बहुत सारे बच्चों के पास फॉरेन में, मतलब प्लेसमेंट के नाम पे, वो भी तो एक रिस्क इसमें रहता है। सर एग्जैक्टली सर, ये ऐसी चीजें बहुत ज्यादा रिस्की होती हैं कि लोग मतलब जब एजेंसी चूज करते हैं बाहर जाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वो हर कोई चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी बाहर जाए। तो जो भी एजेंसी जो आसपास पूछ के या ऐसे ही इंटरनेट में जो भी वो सर्च करके लोग एजेंसीज को वो करते हैं, मतलब कांटेक्ट करते हैं और वेरीफाई नहीं करते, वो ऐसे झांसे में बहुत जल्दी, स्कैम में बहुत जल्दी फंस जाते हैं। ये बहुत बड़ा स्कैम है एक्चुअली। बिल्कुल, और उसमें पैसा भी जाता है और फिर एक करियर भी दांव पे लग जाता है कि आपके पास जो जमा पूंजी है, मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता, वो पैसा फंसा दिया और करियर भी दांव पे लग गया। इस तरह की भी चांसेस कई बार होती है ना। यस सर, डेफिनेटली सर। ओके, तो अब ये योजना जो मुख्यमंत्री ये जो कौशल विकास विभाग की जो योजना है, वैश्विक रोजगार योजना, इसके बारे में आपको जानकारी कैसे मिली और इसमें आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, इस बारे में मुझे थोड़ा सा प्लीज़ बताएं। सर जब मैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के फाइनल ईयर में थी, तो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से कुछ लोग आए थे और जो मेरी जनराइज, जो उनके साथ एसोसिएटेड एजेंसी थी जनराइज, जो एम्प्लॉयमेंट देती थी जर्मनी के लिए, वहाँ से भी काफ़ी लोग आए थे और उन्होंने एक सेमिनार कंडक्ट करा था कॉलेज में, जिसमें उन्होंने बताया, हर चीज़ डिटेल में बताई कि वो जो कंपनी है वो कितने सालों से काम कर रही है और वो क्या क्या कैसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, हमें जर्मनी में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके साथ उन्होंने जो हमारा पहला बैच था बेसिकली, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट जो 1.5 लाख रुपए जो थे वो हमें पे करने थे और 20% जो था वो गवर्नमेंट पे कर रही थी। आज मेरे बाद जितने भी अभी बैचेस आए हैं, उनमें गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अब एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, जर्मन लैंग्वेज प्रोवाइड कर रही है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जितना भी प्रोसेस है वो फंडिंग गवर्नमेंट कर रही है। मतलब जो उन बच्चों को अब कोई भी जो एक बार इस योजना में सेलेक्ट हो गया उसको कोई पे नहीं करने का, सर उन्हें केवल एक कॉशन मनी देना है 30,000 सिक्योरिटी फीस के तौर पे, और वो भी रिफंडेबल है जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, चलिए, तो फिर ये सिलेक्शन आपका हो गया इसमें, और आपने ट्रेनिंग कितने दिन की ली इसमें और क्या क्या उन्होंने आपको सिखाया? सर बेसिकली जो ट्रेनिंग थी वो एक्सपेक्टेड टाइम से ज़्यादा टाइम लगा, 1 साल 3 महीना, क्योंकि शुरुआत में इस स्कीम के लिए बच्चे इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि पहली बार था, तो इसीलिए चीज़ें बहुत धीरे धीरे चली। लेकिन 1 साल 3 महीने में हमने A1 से लेके B2 जर्मन हमने कंप्लीट पढ़ा। उसके बाद हमने पहला एग्जाम दिया, उसमें हमें कोई गाइडेंस हमें मिली थी, लेकिन हम पहला बैच थे तो हमारे लिए सब कुछ न्यू था, तो पहला बैच में मेरा नहीं हो पाया पहले एग्जाम में, तो सेकंड अटेम्प्ट में मैंने अपना जर्मन जो सर्टिफिकेट है वो रिसीव किया और अब आपका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद क्या प्रोसेस था कि फिर पासपोर्ट वीज़ा वाला जो प्रोसेस होता है, क्या उसमें भी आपको मदद मिली? यस सर, जो एम्प्लॉयमेंट का जो आगे जो इंटरव्यूज होते हैं हॉस्पिटल सिलेक्शन के, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है और वीज़ा प्रोसेस होता है। तो इसमें जो है, जो एसोसिएटेड एजेंसी है, जैसे मेरी जनराइज ग्लोबल स्टाफिंग पैटर्न थी, तो उनके जैसे डॉक्यूमेंटेशन के लिए विश्व मोहन सर वो रिस्पॉन्सिबल थे उसके लिए, तो उनसे गाइडेंस मिली और उनके थ्रू पहले हॉस्पिटल इंटरव्यूज कंडक्ट कराए गए, जिसमें वो मेरे लैंग्वेज ट्रेनिंग के दौरान ही हो गए थे और मेरे मतलब सिलेक्शन पहले ही हो चुका था, 2 इंटरव्यू में सिलेक्शन हो चुका था, और मैंने फिर जो है शॉन क्लिनिक जो हैम्बर्ग है जो जर्मनी में, उसे मैंने सेलेक्ट करा। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हुई, तो उस डॉक्यूमेंटेशन में एक रिक्वायरमेंट B2 सर्टिफिकेट जो लैंग्वेज सर्टिफिकेट है उसकी भी होती है, तो बस वो मेरा जो सेकंड अटेम्प्ट में था वो रह गया था। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स मतलब जो हॉस्पिटल है उन्हें सेंड किए जाएंगे एम्प्लॉयर के थ्रू, मतलब एजेंसी के थ्रू, फिर वो ट्रांसलेट होंगे जर्मन में, और वो फिर जाएंगे, जो भी मेरा हॉस्पिटल है वो जिस स्टेट को बिलोंग करता है जर्मनी में, वहाँ मेरा नर्सिंग लाइसेंस जनरेट होगा, एक रिकॉग्निशन मिलेगा नर्सिंग और नर्सिंग लाइसेंस जनरेट। तो बेसिकली अभी वो पार्शियल लाइसेंस जनरेट करते हैं, क्योंकि नर्सिंग
जो इंडिया की नर्सिंग है और जो जर्मनी की नर्सिंग है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो कोर्सेज़ हैं, ओके। जो क्वालिटी हाँ। ऑफ केयर है, उसमें बहुत फ़र्क है। तो अभी मैं पार्शियल लाइसेंस मैंने रिसीव किया और अदर अच्छा। डॉक्यूमेंट्स रिसीव करे। उसके बाद हमने वीज़ा के लिए अप्लाई किया। 1 जून को मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया और 8 जून को मुझे मेरा वीज़ा रिसीव हो गया था। अच्छा, इतना क्विक हो गया ये कि इतनी जल्दी आपको ये वीज़ा भी मिल गया? वीज़ा की 2 प्रोसेस होती है, एक नॉर्मल वीज़ा और एक फास्ट ट्रैक वीज़ा। जो नॉर्मल वीज़ा होता है, हाँ जी, जो नॉर्मल वीज़ा होता है उसमें आप यहाँ इंडिया से एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स आपके इमिग्रेशन ऑफिस जर्मनी में भेजे जाते हैं। वहाँ से वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वेरीफाइड और होते फिर हैं। हाँ। आपको यहाँ वीज़ा रिसीव होता है। इसमें लंबा टाइम लगता है, 1 से 3 महीने लग सकते हैं। तो जो मेरे जो एजेंसी थे, वो उन्होंने जो फास्ट ट्रैक वीज़ा के लिए अप्लाई किया, दैट मीन्स कि पहले उन्होंने जर्मनी से वीज़ा की क्लियरेंस करवाई, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन कराया और मेरा काम बस यहाँ था कि यहाँ वीज़ा की अपॉइंटमेंट लेके डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। फिर वो एक सिंगल 1 वीक के थ्रू में वो उसे वेरीफाई करके फिर वीज़ा इश्यू हो करते गया। हैं। ठीक है। तो अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने बताया कि करीब 1.5 लाख की आपने फ़ीस लगी। अब तो वो भी जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको वो भी नहीं देनी पड़ रही है। प्राइवेट में ये सब काम होता, आपको जर्मन लैंग्वेज भी सीखनी थी, फिर आपको वीज़ा और ये सब, फिर सबसे बड़ी बात कि प्लेसमेंट कौन करता, वो एक इश्यू था। उसमें कितना खर्चा जाता? कुछ आपने ऐसा कंपैरिजन किया? यस सर, एक्चुअली मैं वैसे तो जर्मनी और इंडिया के बीच में बहुत अच्छा कनेक्शन है आजकल और वो बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट कर रहे हैं नर्सेस के लिए, डॉक्टर्स के लिए। तो एजेंसीज जो हैं बाहर से वो 2 लाख से ज़्यादा पैसा लेती हैं इस चीज़ के लिए, अभी एट प्रेज़ेंट जो प्राइस चल रहा है। और लेकिन बेसिकली उसमें चीज़ें ऐसी होती है कि लैंग्वेज के लिए 60,000 पे करना पड़ता है, लैंग्वेज क्लासेस के लिए। उसके बाद 22,000 का एग्ज़ाम होता है, आपने एक बार में निकाला तो सही है, वरना आपको जेब से नहीं पे तो हर करना बार पड़ता देनी। हाँ। है। हाँ जी। ठीक है। आपका वीज़ा के लिए ज़्यादा नहीं लगता, 8 से 10,000 रुपए वीज़ा के लिए लगते हैं। उसके बाद फ्लाइट आती है, जो सबसे महँगी है। और उसके बाद आता है जब आप वहाँ फर्स्ट मंथ वहाँ काम करेंगे तो आपके पास सैलरी नहीं है। आपको एकोमोडेशन देखना पड़ेगा, आपको जो फर्स्ट मंथ के खर्चे हैं वो ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाते हैं। तो उसके लिए आप मनी मतलब इकट्ठा करना वो हुँ। हाँ, वो एक अपने पास एक मनी, मतलब एक तरह से एक रिज़र्व फंड तो रखना पड़ता है ना उसके लिए। तो जो हमारा जो हम मतलब जनरलाइज़ के थ्रू और गवर्नमेंट के थ्रू जा रहे हैं, तो हमारे फैसिलिटीज़ ऐसी हैं कि हमें वहाँ जाके अकोमोडेशन जो है वो हॉस्पिटल प्रोवाइड करेगा। जो हमारे जो रेंट कटेगा वो हमारी पहली सैलरी से कटेगा। हमें वहाँ जाके एडवांस में वेरी नाइस। तो ठीक है। तो एक तरीके से तो आपके पास, मतलब जब आप बता रही हैं कि प्राइवेट में आप कम से कम 2 लाख का खर्चा लगता, आपने तो 1.5 लाख ही दिया, अब तो 1.5 लाख भी नहीं देना है। और प्लस जो है, जो प्राइवेट में अगर आप जाते या अपने दम पे जाते, तो वो जो चैलेंज थे कि वहाँ पर पहले एकोमोडेशन देखना है, फर्स्ट मंथ के खर्चे अपने मैनेज करके चलने हैं, कम से कम वो चैलेंज आपके पास अभी नहीं है। सरकार की तरफ से जाने में वो चैलेंज नहीं है ना? इतना ज़्यादा नहीं है सर, बेसिक अपने पर्सनल खर्चों के लिए है, बेसिक, लेकिन ठीक है, पर्सनल तो अपने कुछ करने हो। ठीक है। तो मैं एक मोटा-मोटा सपना जी ये जानना चाहता हूँ कि ये स्कीम नहीं होती तो क्या सपना के लिए ये सपना सच करना इतना आसान होता? नहीं सर, आसान तो लाइफ में कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, सर सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिला। एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है जब हमें ये समझ आता है कि हम गवर्नमेंट की तरफ से जा रहे हैं, हमें एक सपोर्ट लगता है। क्योंकि हम अगर प्राइवेट एजेंसी की तरफ जाते हैं तो उनका कॉन्ट्रैक्ट आपको एम्प्लॉयमेंट देने के बाद खत्म हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट आपको कनेक्शन प्रोवाइड कर रही है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है बेसिकली, अगर वहाँ जाके भी कोई दिक्कत परेशानी कुछ हो जाता है तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, बिल्कुल हाँ, एक तरह से लायबिलिटीज गवर्नमेंट की बिल्कुल है। ये बहुत बड़ा ट्रस्ट है जो कि मतलब खासकर ओवरसीज में चाहिए होता है, वहाँ आप एकदम अकेले ही होते हैं, तो वहाँ सरकार का एक तरह से आपके पास बैकअप है। गुड, एक तरह से ऑलमोस्ट सरकारी नौकरी भी फिर सरकार आपकी जिम्मेदारी ले रही है, तो इन ए सेंस, मतलब इन ए सेंस मैं एक बात कह रहा हूँ। अच्छा, मैं ये तो फिर आपकी कब आपने, अच्छा पहले तो ये बताइए कि जो बहुत महत्वपूर्ण बात हमारी इस बातचीत में रह गई है कि आपका सिलेक्शन किस स्टेट में हुआ है जर्मनी में, किस हॉस्पिटल में हुआ है और आपका सैलरी पैकेज क्या है? सर मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो शोन क्लिनिक हम्बर्ग आइलबेक, एक हैम्बर्ग सिटी है जर्मनी में, नॉर्थ में, वहाँ सिलेक्शन हुआ है और वो एक टीचिंग हॉस्पिटल है।
काफी बड़ा 750 बेडेड टीचिंग हॉस्पिटल है। और मेरे जो सैलरी पैकेज है वो 3060 यूरोज है, जो बेसिकली अगर हम INR में कन्वर्ट करें तो वो 3,36,000 के करीब वो सैलरी अभी है। और वो भी अभी पार्शियल लाइसेंस में है, अभी भी पार्शियल लाइसेंस में है। 9-10 महीने बाद एक प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वहाँ। जब मुझे कंप्लीट लाइसेंस मिल जाएगा तो यही सैलरी 4 लाख से ऊपर की हो जाएगी। 4 लाख से ऊपर, जो मतलब पर मंथ की बात कर रहे हैं ना, पर मंथ 4 लाख? यस सर, ये पर मंथ की सैलरी 4 मंथ, यानी कि 48 करीब करीब, मतलब आप अगर सब कुछ ठीक रहा, हमारी बेस्ट आपकी शुभकामनाएं हैं, तो 9 या 10 महीने बाद आपके पास 4 लाख, यानी कि करीब इंडिया के जो मनी के हिसाब से 48 लाख के समथिंग, लाख के समथिंग आपके पास ये जो है एनुअल आपका पैकेज बनेगा, है ना? चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो बड़े बड़े जो मतलब तमाम बीटेक वाले और जो जिनकी ब्रांडिंग होती है बहुत बड़ी, उनको इतना बड़ा सैलरी पैकेज नहीं मिल पाता है। और ये मतलब इतना बड़ा ऑफर आपको मिला है और उसके लिए आप भी बधाई की पात्र हैं। और सरकार की योजना है, निश्चित तौर पर उसकी तारीफ की जानी चाहिए। इसलिए भी तारीफ की जानी कि जब हम किसी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात करते हैं या इवन हम गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बात करते हैं तो हमें लगता है कि क्या होगा यहाँ, क्या सिखाते होंगे, क्या ही यहाँ का प्लेसमेंट होगा। हमारे दिमाग में एक भर दिया गया है विज्ञापनबाजी के जरिए कि जो जिनके मतलब जहाँ बड़े बड़े मतलब म्यूज़िक कॉन्सर्ट हो रहे हैं वही कॉलेजेस हैं, जहाँ बड़े बड़े जिनके होर्डिंग्स विज्ञापन हो रहे हैं वही कॉलेजेस हैं। और सरकार से तो कौन पूछता है, लेकिन ये सरकार की स्कीम की एक बहुत बड़ी सफलता के तौर पर ये योजना है कि इसमें मेरे ख्याल से 65, मुझे बताया गया कि 65 अब तक बच्चे प्लेसमेंट पा चुके हैं जापान में और जर्मनी में, है ना? ये सर अभी जापान में पा चुके हैं और जर्मनी का एक बैच है जिसमें से शायद मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन 18 बच्चों में से 12 या 13 बच्चों ने लैंग्वेज एग्जाम फर्स्ट टाइम में पास कर लिया। और वो जा चुके हैं जर्मनी में? वो जर्मनी जा चुके हैं? नहीं सर, अभी उनके इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे और हॉस्पिटल में इंटरव्यूज होने हैं, वो अभी वो हो रहा है, मतलब डिसाइड। बट जापान में तो जा चुके हैं, क्योंकि जापान वाले कुछ बच्चों से तो मेरी पहले भी कुछ बातचीत हुई थी, तो वो जापान तो कई बच्चे जा चुके हैं। वो जापान में एल्डरली केयर का काम वहाँ पर देख रहे हैं और अच्छी सैलरी ऑलमोस्ट यही वो लगभग वहाँ पर पा रहे हैं। तो कब जाना है फिर? आपका टिकट फाइनल हो गई है और कब जर्मनी की टिकट आपने पानी सर है? अभी जो डेट डिसाइड है वो 17 अगस्त है। 17 अगस्त उस टाइम फ्लाइंग की डेट जो है हमारी फिक्स हुई है। और मुझे एक और बात बतानी है कि जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस यहाँ देहरादून का है, मुझे अभी यहाँ का पता है, वहाँ पे जो BSc के बच्चे हैं या जो नर्सिंग के बच्चे हैं उनको एडवांस में जर्मन सिखाई जा रही है, लास्ट ईयर वालों को नर्सिंग कॉलेज में ही? नर्सिंग कॉलेज में ही। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ताकि ये गवर्नमेंट जो हाँ जी, जो बाहर जाना चाहते हैं वो शुरुआत से ही चीज में मतलब उन चीजों को समझें और नई लैंग्वेज के वो हो, थोड़ा हैबिचुअल हो। हाँ, अच्छा भूली, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ। तो अब तो बच्चे मतलब अभी तक तो हमारा वही था ना कि हमारा माइंड सेट है उत्तराखंड के लोगों का, युवाओं का, कि सरकारी नौकरी पानी है। अब तो फिर जब बच्चे मतलब एक तरह से ये भी सोच के इस फील्ड में आ रहे होंगे कि नहीं मुझे विदेशी जाना है यार, यहाँ कहाँ मैं मतलब, है ना, विदेश में ही जाना है, ये सोच के आ रहे होंगे अब तो काफ़ी लोग। यस सर, काफी लोग ये भी सोच के आ रहे कि बाहर जाना है, क्योंकि सर यहाँ के वर्क लाइफ बैलेंस में और बाहर के वर्क लाइफ बैलेंस में बहुत ज्यादा फर्क है। हाँ जी, जैसे यहाँ हमारी मॉर्निंग इवनिंग की शिफ्ट 6-6 आवर्स की होती है और रात की 12 आवर्स की शिफ्ट होती है, जो बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाती है। वहाँ हर शिफ्ट 8 आवर्स की है और एक प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस है, जिस वजह से बाहर काम करना लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। और अभी भी जो आने वाले बैच हैं वो आ रहे हैं इसी उसमें, ताकि उन्हें एक रिस्पेक्ट मिले काम में। और उन सैलरी तो है ही सर, वो फर्स्ट ऑफ ऑल वही एक मेन जो अगर आपका बेस्ट से बेस्ट, आपने कहा था कि आपका गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाता, तो गवर्नमेंट में क्या सैलरी है उत्तराखंड में?
और जर्मनी से हम कंपैरिजन करें, या अगर गवर्नमेंट में भी नहीं हो पाता तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन था कि आप किसी प्राइवेट अस्पताल में, नर्सिंग कॉलेज में, नर्सिंग हॉस्पिटल में जो है आप जॉब करती, तो उसमें फर्स्ट जो ब्रेकअप होता है वो क्या मिलता है सैलरी का? मैं दोनों का पूछना चाह रहा हूँ, कंपैरिजन करेंगे ताकि जर्मनी से यहाँ। सर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें अगर आप मैक्सिमम कोई अच्छा ऑफर कर सकता है उत्तराखंड में तो वो है 17 से शुरू होता है, 17,000 से शुरू है। वो है एक नॉर्मल बीएससी नर्सिंग की सैलरी, 17,000 पर मंथ। और हाँ जी, जो गवर्नमेंट है उसका मुझे इतना कोई आइडिया नहीं है स्टेट गवर्नमेंट कितना प्रोवाइड करती है, बट आई गेस सो जो उनका बेसिक है वो 60,000 के करीब मैं मान सकती हूँ। मतलब मैं मोटा मोटा अगर मैं कहना चाहूँ लगभग, हाँ वो ग्रेड पे का हिसाब किताब होगा, बट लगभग इतना ही बनेगा फर्स्ट सैलरी। मुझे शायद इतना भी होगा, नहीं होगा, बट शायद कट टू कट इतना बनता होगा, इतना ही 60 to 70 आप लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर प्राइवेट में, देहरादून में, उत्तराखंड में किसी भी बेस्ट से बेस्ट जो सैलरी ऑफर एक नर्सिंग एक नर्सेस को जो है जो ऑफ़र होती है वो 17 से 20 हज़ार तक होती है। जो मेरी रिसर्च है वो लगभग इतनी होती है। और वर्किंग आवर्स की तो सपना ने बता दिया कि बहुत बुरी कंडीशन है, लेकिन वही सपना अब जब जर्मनी जा रही है तो उसको 3,30,000 के अराउंड पर मंथ की सैलरी मिलनी है, और वहाँ जो वर्क लाइफ बैलेंस वो बेहतरीन है, तो कोई दो राय नहीं है। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही शानदार यहाँ पर जो है एक योजना का एक सक्सेस स्टोरी के तौर पर हमारे पास सपना है। सपना, आप बच्चों के लिए क्या बोलना चाहेंगी, उत्तराखंड के बच्चों के लिए क्या बोलना चाहेंगी कि सपना का क्या सपने सच भी होते हैं या खाली आप ही के साथ ऐसा हुआ है, और अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें? यस सर, मैं बाकी जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं नर्सिंग में, या जो बच्चे अभी नर्सिंग कंप्लीट कर गए हैं और जिनका सपना है एक्चुअल में बाहर जाके काम करने का, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप अपने करियर का पाथ चूज करिए। आपको लाइफ में क्या करना है, जब आप जैसे आपके पास डिग्री आ गई तो आप अपना मन बनाइए। अब वैसे गवर्नमेंट पूरी हेल्प कर रही है, अगर आपको बाहर काम करना है जर्मनी जैसे देश में तो बहुत काम करना है, और विवेक के साथ अपना फ्यूचर करियर जो है वो प्लान कीजिए। सबसे पहले आप अगर कोई भी करियर पाथ चूज कर रहे हैं तो आप सबसे पहले उसको एक फर्स्ट पाथ चूज करिए। काफी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब निकालना बहुत मुश्किल है इसलिए हम बाहर के लिए ट्राई करते हैं, वो उनका सेकंड ऑप्शन होता है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि लैंग्वेज सीखना कितना डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग कितना ज्यादा है, तो वो लोग यू टर्न ले लेते हैं या बीच में छोड़ देते हैं। तो अगर आपका सच में सपना है कि आप बाहर जाना चाहते हैं तो आप उसे 100% फाइनल कीजिए। आप अपना 100% दीजिए, अपने सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, अपने गोल्स खुद डिसाइड करिए और पेशेंस रखिए। पेशेंस से हर चीजें हो जाती हैं। लोग पेशेंस खो देते हैं बीच में, वो बहुत बड़ी चीज है जो हमारे जैसे एज के लोगों में नहीं है अभी फिलहाल, मैच्योरिटी नहीं है, तो वो पेशेंस भी नहीं है। क्योंकि बाहर जाना सरल काम नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन है, पढ़ने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज है। ये 2-2.5 साल बहुत कॉमन चीज है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, 2.5 साल मुझे हो गए हैं 2024 से, जब मैंने एनरोल करा था मार्च में। सो बेसिकली 2.5 साल हो गए हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी आप लाइफ में करियर चूज करें, जो भी आप बाहर जाना चाहते हैं, आप उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ जुड़िए, आप स्कीम का पता कीजिए, प्रॉपर नॉलेज लीजिए। अच्छा, इसकी जानकारी कहाँ बच्चों को कहाँ पहुँचने? तो सर्वे चौक के पास जो गवर्नमेंट जो गर्ल्स ITI है उसके बगल में ही इसकी क्लासेस चलती हैं। एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है, जो सेवा योजन विभाग है, जो हमारा एम्प्लॉयमेंट ऑफिस सर्वे चौक के पास ही, देहरादून में सर्वे चौक के पास। हाँ जी सर, देहरादून में सर्वे चौक के पास आप वहां जा सकते हैं, उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स को भी ले जाइए, मैं सजेस्ट करूंगी, ताकि वो भी श्योर हों कि आप जो करियर पाथ चूज कर रहे हैं वो एक्चुअल में कोई स्कैम नहीं है या कोई बीच में नहीं छोड़ेगा या ऐसा कुछ। तो आप चूज करिए और आप अपना 100% दीजिए। चीजें, हर करियर, कोई भी करियर पाथ है, सब डिफिकल्ट है, लेकिन आप कितनी मेहनत करते हैं उसके पीछे, उस पर डिपेंड करता है। टैलेंट डिपेंड करता है, लेकिन टैलेंट से ज्यादा हार्ड वर्क जो है, हार्ड वर्क करता है। कुल मिलाकर जो है स्कैम की तो कोई बात ही नहीं, जब गवर्नमेंट की उसमें एक तरह से जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट की उसमें एक तरह से वचन है, गवर्नमेंट उसमें
करवा रही है तो सारी जिम्मेदारी, स्कैम की तो कोई बात ही नहीं है। कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी। अच्छा, आज आपकी मुझे भी ध्यान आ रहा है कि सीएम साहब से मिले थे आज आप धामी जी से, कुछ जर्मनी में उनसे कुछ कहा आपने, कुछ एक्सचेंज? और हमने जर्मनी सुनी भी नहीं आपकी, अगर आपने उनको थैंक यू कहना है तो किस रूप में कहेंगी? आज आपकी मुलाकात हुई थी, मैं इसलिए सवाल बहुत मौजूद है इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। और जर्मनी में मैं ऐसा कोई सर जर्मनी में बात तो नहीं हो पाई है इतना ज़्यादा टाइम, क्योंकि सर भी अगर आपको बिजी। बोलना चाहे तो आप धन्यवाद कैसे कहेंगे जर्मनी में? आपकी लैंग्वेज हम भी तो देखें कि स्किल। ओके, सो अगर मैं जर्मनी में धन्यवाद करना चाहूँगी अगर, तो मैं ये कहूँगी कि vielen Dank für diese Gelegenheit. Die Bundesregierung von Uttarakhand hat mich gegeben und ich bin dankbar von vielen Leuten, zum Beispiel meine Eltern und meine Firma, die hat mich während die Prozess sehr Hilfe gegeben. Ja. वेरी गुड। अच्छा, मैं तो भाषा का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, अब हिंदी में इसको ट्रांसलेट भी कर दीजिए कि आपने क्या कहा है। सर मैंने कहा है कि थैंक यू सो मच उत्तराखंड गवर्नमेंट का कि उन्होंने मुझे ये ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है, और थैंक यू मेरे पेरेंट्स का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। चलिए, तो सपना एक बार पुनः आपको बधाई, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो सपने हैं वो सारे सच होंगे एक विदेश की धरती पे, और आप वहां पर एक अच्छी नर्स साबित होंगी और भारत के साथ साथ उत्तराखंड का भी नाम रोशन करेंगी। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आपकी ये सफलता हमारे तमाम बच्चों को प्रेरणा देगी कि कैसे अपने सपने पूरे किए जा सकते हैं, और वो इस स्कीम का अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सपना, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।